Good morning, everyone. So here we are. तो आज मैं कुछ समय शुरुआत का वो यार 3 डिसलाइक शुरू होने से पहले आ गए। हे भगवान, कितना इलॉजिकल लोग हैं यार। वीडियो देखे बिना कैसे डिसलाइक कर सकते हो? देख के भले ही सब डिसलाइक कर दो यार। बोलो, मैंने बोला तो एक आदमी ने और डिसलाइक कर दिया, 2 और। हे भगवान, इनको तो शक्ल ही पसंद नहीं। 6, अरे वाह क्या स्पीड पे चल रहा डिसलाइक। कोई बात नहीं। और तो आज जो है हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को कई बच्चे कह रहे थे सर सीक्वेंस इधर उधर जा रही है, ये वो हमें पता नहीं पड़ रहा, पहले क्या पढ़ाएंगे बाद में क्या पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को न्यूक्लियस के पढ़ाने की फिलॉसफी पे भी 5 मिनट में बात करना चाहूँगा, 5 या 10 मिनट। और फिर फिजिक्स में हम लोग उस फिलॉसफी को कैसे फॉलो कर रहे हैं और उस फिलॉसफी की वजह से हमारी जो सीक्वेंस है वो क्यों जो हमारी दिखेगी आपको वो है, इस बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो थोड़ा सा हम लोग IIT-JEE की फिलॉसफी, कुछ बच्चों ने हमने एक फीडबैक फॉर्म भी डाला था, कुछ बच्चों ने ये भी लिखा है फीडबैक फॉर्म में। ऑलराइट, बेटा टेलीग्राम लिंक मैंने खुद ने ओपन करके देखा है, हो रहा है। आप लोगों के पास या तो टेलीग्राम में कुछ इश्यू है, जिनको वॉइस लो लग रही है प्लीज़ ईयरफोन लगाइए, वॉइस लो नहीं लगेगी। ओके, ईयरफोन लगाइए, वॉइस लो नहीं लगेगी। ऑलराइट, वॉइस ओके आ रही है। ऑलराइट, मैंने खुद ने भी चेक किया हुआ है, टेलीग्राम लिंक इसी लिंक से ओपन हो रहा है, मैं रोज चेक कर रहा हूँ। आप कुछ देखिए, आपके यहाँ पे या तो कुछ गड़बड़ है। ऑलराइट, ओके देन, तो थोड़ा सा हम लोग IIT-JEE की फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। चैटिंग बंद है बिल्कुल, कि IIT-JEE की प्रिपरेशन हम लोग करते कैसे। ऑलराइट, तो देखिएगा 2 फिलॉसफीज आपको मिल जाएंगी। ओके, एक फिलॉसफी जो IIT-JEE की प्रिपरेशन की प्रचलित है सबसे ज्यादा, अभी भी कम आ रही है आवाज, हाउ इज दैट पॉसिबल? एक फिलॉसफी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है IIT-JEE की प्रिपरेशन की, वो है ये देखना कि आज तक जेई में किस तरह के सवाल आए हैं। ओके, और जिस जिस तरह के सवाल आए हैं वो सवाल उठा लिए, इरोडोव के सवाल उठा लिए, और क्या किया, उन्हीं सवालों को सॉल्व करने के हिसाब से ऑलराइट क्वेश्चंस लिए अपन ने। क्योंकि भाई लोगों का थॉट क्या है कि जेई में तो क्वेश्चंस ही आने हैं। ऑलराइट, जेई में तो यू हैव टू फेस क्वेश्चंस। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्वेश्चंस उठाए, कहां से, ओल्ड जेई, इरोडोव, ये सब, और 2 काम किए। एक, उन्हीं जैसे ऑलराइट और क्वेश्चंस बना दी। ऑलराइट, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस उन्हीं जैसे बना दी। इसमें भी जनरली उन्होंने क्या किया कि जेई में मान लीजिए सवाल आया था जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रही थी, तो उन्होंने 3 की जगह 6 ऑब्जेक्ट कर दिया। मतलब डिफिकल्ट बनाने का तरीका क्या किया, 3 की जगह 6 चीज कर दी, मतलब जस्ट नंबर बढ़ा दिया। ऑलराइट, या तो इस तरह का किया, या उसमें एक और एक्स्ट्रा चीज बढ़ा दी कि मान लीजिए उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स पे सवाल था, तो अपन ने उसमें एक फ्रिक्शन भी ऐड कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बना दिए गए। ऑलराइट, फिर क्या गया, इन क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लायक थ्योरी टीचर ने बना ली। राइट, ऐसी थ्योरी जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चंस, ओल्ड एंड इरोडोव क्वेश्चंस, समझ में आ रही बात? इनसे इंक्रीज
डिफिकल्ट वेरिएबल बढ़ा दिए, मोर वेरिएबल, ऐसे क्वेश्चंस बना लिया आपने, या फिर ऐड एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। और अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग, यदि आप जेई में देखेंगे, ऑलराइट, जेई के मार्केट कहना पड़ेगा मुझे, ऑलराइट, जो वेब पे भी टीचर्स मिलेंगे, या जो मैक्सिमम कोचिंग वाली जो टीचर्स होते हैं, या जो किताबें भी हैं, इनफैक्ट जो वन ऑफ दी, मैं नाम नहीं लूँगा नेट के ऊपर किताबों का, पर जो किताबों में खासकर लिखा होता है फॉर IIT जेई, ऑलराइट, जिस भी किताब में लिखा रहता है फॉर IIT जेई, वो एसेंशियली इसी फिलॉसफी पे बनी हुई किताब मिलेगी आपको, कि उसने ओल्ड और इरोडोव के क्वेश्चंस लिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स या एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर दिए, और फिर उसने एक ऐसी थ्योरी बना डाली जिससे कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली, ऑलराइट, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ना जेई की फिलॉसफी लेकिन डिफरेंट है। जेई क्या करती है? जेई लुक्स एट द बेसिक थ्योरी, बेसिक फंडामेंटल, ऑलराइट, बेसिक्स पे देखती है, जिसको हम कॉन्सेप्ट्स भी बोल देते हैं, फंडामेंटल्स भी बोल देते हैं, ऑलराइट। जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि देयर आर लॉज विच आर यूनिवर्सल, देयर आर लॉज विच आर कंडीशनल, तो वहां जाएगी, फिर वो ढूंढेगी यार ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ऑलराइट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है लॉ का, ऑलराइट, इसके साथ हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं और फिर क्वेश्चन बनाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ कुछ चेंज करके फिर वो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, ऑलराइट। और नए, न्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एवरी टाइम दे मेक न्यू क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे, ऑलराइट। तो ये वाली फिलॉसफी में क्या रहता है बच्चों? इस वाली फिलॉसफी में रहता है कि आपने एक बेसिकली मशीन गन ले ली, ऑलराइट, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बुलेट्स नहीं है उसमें, ऐसी पिद्दी सी बुलेट्स है, और धड़ 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 आप चलाए जा रहे हो, एंड यू आर होपिंग कि जाके किसी एक के तो निशाना लग ही जाएगा, ऑलराइट, विच मे और मे नॉट वर्क। मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस विल नॉट वर्क, दिस विल वर्क फॉर स्टूडेंट्स जिनका इंटेलिजेंस लेवल पहले से इतना है कि दे कैन मैनेज दीज थिंग्स, ऑलराइट। लेकिन जिनके लिए भी ये काम करता है, बिलीव मी, यदि वो लोग भी इस फिलॉसफी से पढ़े होते तो उनकी रैंक अच्छी आती। क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के हिसाब से, ऑलराइट, ऑलराइट, आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के हिसाब से, जैसे एक पुराने स्टूडेंट्स ने मेरे लिखा अभी, ऑलराइट, उन्होंने दिमाग में इतना कचरा भर लिया है कि जब उनके सामने कोई ऐसे वाले अच्छे सवाल आ जाएंगे तो खुद ही कंफ्यूज होकर वहां गलत कर देंगे। या फिर वो बच्चे क्या गलती करेंगे, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर दिस अप्रोच, वो एक दो सब्जेक्ट जिनमें उनको प्रॉब्लम्स में ज्यादा मजे आ रहे हैं, जो उनसे हो जा रही है, उन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ लेंगे, और जो दूसरे सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा फिर अवॉइड करेंगे। इसलिए हम इस अप्रोच को फॉलो न्यूक्लियस में नहीं करते। आप देखेंगे फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, ऑलराइट, कौन सी किताब यूज करें? हर वो किताब जिस पे IIT JEE नहीं लिखा है इज गुड फॉर IIT JEE, एटलीस्ट टू बिगिन विद, ऑलराइट। लेकिन मैं ज्यादा कहीं नहीं जाऊंगा, आई वुड से HCV एंड NCERT राइट नाउ दे आर गुड इनफ, HCV एंड NCERT, ये दो किताबें। और इसके अलावा प्लीज अवॉइड द बुक्स जिस पे लिखा हुआ है फॉर IIT JEE या फॉर ओलंपियाड यदि लिखा हुआ है तो वो और भी डेंजरस और भी खराब किताब है, ऑलराइट। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम, बिकॉज वो जेई फिलॉसफी से मैच नहीं होती, जेई फिलॉसफी से बिल्कुल मैच नहीं होती। जेई की फिलॉसफी है बेसिक फंडामेंटल्स में कंडीशनल वाली चीजें ढूंढ के उनकी कंडीशंस के साथ खेल करना, ऑलराइट। जबकि जो बाकी जेई वाली किताबें हैं या जो मैक्सिमम आपको लोग मिलेंगे IIT JEE के लिए पढ़ाते हुए, वो इस फिलॉसफी चलेंगे। यही मैं कह रहा था, हमारे यहाँ मैथ्स के टीचर, फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान देते हैं कि वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते हैं वहां पे बच्चे से गलत नहीं हो जाए, ऑलराइट।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन फिलॉसफी एवरीवन। ऑलराइट, आप एक दूसरे से चैट करने की बजाय मुझसे बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो किसी को कुछ बोलना है तो पूछ सकते हैं, जिनको पूछना नहीं है वो ऊपर वाला अंगूठा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता पड़े IIT-JEE की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। राइट, जिन्होंने अभी तक अपवोट नहीं किया अपवोट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं, मेरी भी बुक है रेस्ने कैलिडे वॉकर गुप्ता, बट आई डोंट रिकमेंड इट राइट नाउ। ऑलराइट, दोनों HCV चाहिए होंगी सिद्धार्थ पॉल जी। राइट नाउ HCV 1 चाहिए होगी, और कुछ समय बाद जब हीट पढ़ा रहे होंगे तब HCV 2 भी चाहिए होगी। फिलॉसफी में कोई डाउट है? ये सब चीजें बेटा धीरे धीरे सिखाएंगे। ये मैं एक दिन में इन सब सवालों का जवाब नहीं दे सकता। स्पीड कैसे बढ़ाएं, कोचिंग कब स्टार्ट हो रही है, मोदी जी डिसाइड करेंगे। विच ऑफ दिस फिलॉसफी इज फॉलोड इन अदर क्लासेस ऑफ कोटा। बेटा मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, बट मैक्सिमम लोग ये फिलॉसफी पे काम करते हैं। और राइट, मैक्सिमम टीचर्स दैट आई हैव मेट दे वर्क ऑन दिस फिलॉसफी। इनफैक्ट IIT-JEE के सो कॉल्ड जो टीचर्स नेट पे हैं वो भी इस फिलॉसफी पे ज्यादा काम करते हैं। राइट, कोई बात नहीं, जिनको अभी HCV समझ में नहीं आ रही है डोंट वरी, मैं HCV और जितनी भी वर्ल्ड में बेस्ट बुक्स हैं उन सब का समरी समझ के ही आपको समझाता हूँ। सिर्फ वही नहीं, पिछले 20 साल से मैंने जितने अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाया है, ऑल इंडिया रैंक 1 को पढ़ाया है, 2 को पढ़ाया है, 3 को पढ़ाया है। इनफैक्ट मैंने 1 से लेके 100 शायद 20 साल में हर रैंक को पढ़ाया होगा, कभी ना कभी 4th को, 5th को, 8th को। और फिजिक्स ओलंपियाड में जो बच्चे इंडिया टीम में गए हैं, ऑलराइट, और गोल्ड मेडल जीत के लाए इंटरनेशनल लेवल पे, उन बच्चों को मैंने पढ़ाया है। उनके डाउट्स, उनके क्वेश्चंस को सबको सोच समझ के मैं इंक्लूड करते हुए पढ़ाता हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, इस फिलॉसफी में बस शुरू में थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होती है कि अपन अभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पे अटैक नहीं कर रहे होते, अभी अपन तैयारी कर रहे होते हैं। ऑलराइट, अभी अपन तैयारी कर रहे होते हैं, तो शुरू में हम क्वेश्चंस पे अटैक नहीं करते, लेकिन बाद में हम लोग जब क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं तो हमें कोई फंसा नहीं सकता। इस अप्रोच में क्या होता है, ऐसा लगता है कि अपन क्वेश्चन शुरू से ही कर रहे हैं, तो अपन आज ही IIT-JEE की तैयारी कर रहे हो। राइट, अभी बेटा मैं सिर्फ फिलॉसफी पे बात कर रहा हूँ। आप लोग जो भी डाउट्स पूछ रहे हैं, हो सकता है मैं इनके लिए अलग से लेक्चर ले लूंगा और डिस्कस कर लूंगा मैं। ऑलराइट, सेंगेज पब्लिकेशंस मैं सब कह चुका हूँ। ऑलराइट, कि जिस पे भी IIT-JEE लिखा हुआ किताब मेरे हिसाब से तो IIT-JEE के काम की नहीं है, फिजिक्स में तो कम से कम। ठीक है, तो हमें ये फिलॉसफी चाहिए, ये नहीं चाहिए। ओके, इससे आपकी रैंक में डिक्रीमेंट ही होगा। ये नहीं कह रहा हूं सिलेक्शन नहीं होगा, पर जैसे किसी एक बच्चे की मान लीजिए 350 रैंक आ गई, तो वो सोचेगा यार मेरा सिलेक्शन हो गया, रैंक भी अच्छी आ गई, बट ये मुझे पता है जो उसको पढ़ा रहा होगा कि यार ये बच्चा एक्चुअली शायद अंडर 100 के लायक था, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग दिस फिलॉसफी इसने अपनी केमिस्ट्री खराब कर ली, इसलिए इसकी रैंक खराब आई है। समझ रहे मेरी बात? उस बच्चे को तो अच्छा लग रहा है मेरी तो 350 रैंक आ गई, मैं तो बहुत बढ़िया कर लिया। ही नेवर न्यू ही वाज एक्चुअली टॉप 100 लायक। राइट, हम आपको होमवर्क देते जाएंगे, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब मैं फिजिक्स पे आ रहा हूं कि फिजिक्स में हम लोग का सीक्वेंस और पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। ऑलराइट, पेशेंस चाहिए बेटा। कुछ लोग पूछ रहे हैं अभी हम क्वेश्चंस में क्या करें। ऑलराइट, बिकॉज अभी हम लोग यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, यहां तक ये बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो फिलॉसफी से रिलेवेंट किसी ने चैट में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो समझ में आ गया। और जो आगे के डाउट्स पूछ रहे हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग डाउट्स हैं, विच इज़ इंस्पायरिंग मी कि मैं एक क्लास और थोड़ा सा JEE प्रिपरेशन के बारे में लूँ कि JEE प्रिपरेशन होती कैसे है, इस पर मैं डिटेल में बात करूँ। तो प्रोबेबली कोशिश करता हूँ मैं जल्दी जल्दी एक इस पर वीडियो रिकॉर्ड करके उसको प्रीमियर कर देंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब और वो घंटी वाला बटन दबा लेना,
ताकि कभी भी कोई ऐसा वीडियो हम अपलोड करने वाले हो तो आपके पास पहले से ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑलराइट, अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा जिस पेडागोजी से, जिस सीक्वेंस में हम लोग 11th में शुरू में 11th की शुरुआत की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों आप लोगों को जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं वो सीक्वेंस आपको अनफॉर्चुनेटली किसी भी बुक में जो नॉर्मली हिंदुस्तान में अवेलेबल है बेटा उसमें नहीं मिलेगी। ओके, ये सीक्वेंस पार्शियली मैंने बनाई है और पार्शियली इसकी फिलॉसफी मेरे को जो अमेरिकन ऑथर्स ने जो भी लेटेस्ट नई बुक्स निकाली है, ऑलराइट, बहुत ही पिछले 5-10 सालों में उस फिलॉसफी पे बेस्ड है। ऑलराइट, इस फिलॉसफी की वजह से आपको जो मेरी सीक्वेंस होगी पढ़ाने की बच्चों, वो किसी किताब में या कहीं पे भी नॉर्मली नहीं मिलने वाली है। ऑलराइट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो सीक्वेंस भी आपको क्लियर कर दूं, ऑलराइट, और उसका लॉजिक बता दूं। लॉजिक देखा जाए तो बहुत सिंपल सा है, ऑलराइट, मैथ्स ऑन नीड बेसिस, ये फिलॉसफी है जो पिछले 5-10 सालों से ही अमेरिकन ऑथर्स ने यूज करना शुरू किया है। ऑलराइट, मैथ्स ऑन नीड बेसिस, ऑलराइट, ठीक है, मैथ्स ऑन नीड बेसिस, ये फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं, इन फिजिक्स, ऑलराइट, इन फिजिक्स। हम लोग इस फिलॉसफी के बेसिस पे अपने लेक्चर का प्लान और अपना पढ़ाने का प्लान डिवाइस किए। अभी तक यदि आप कोई किताब उठा के देखेंगे, खासकर फॉर IIT JEE वाली, या अपनी HC वर्मा भी देखेंगे, NCERT देखेंगे। HC वर्मा इज अ वेरी ओल्ड बुक, ये 92 में पब्लिश हुई थी, 80 लेट 80s में वर्मा जी ने लिखी थी। ऑलराइट, तो इट्स अ ओल्ड बुक, ये बिल्कुल लेट 80s की बुक है लिखी हुई, और जो उन्होंने उस समय के बच्चों की प्रॉब्लम थी उसकी बेसिस पे लिखी थी। मतलब उनका जो एक्सपोजर, जैसा मैं उनका खुद का ही वीडियो देख रहा था प्रोफेसर HC वर्मा का, तो जो उन्होंने 70s में और अर्ली 80s में एक्सपीरियंस किया था उसके बेसिस पे लिखी किताब है HC वर्मा। ऑलराइट, तो उसमें कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल साउंड किताब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फिलॉसफी है उसकी ये वाली एग्जैक्टली नहीं है। ये फिलॉसफी क्या है? ये फिलॉसफी ये है कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें मैथ्स के कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, नेमली 2 बड़े टूल्स की जरूरत पड़ती है, एक है वेक्टर्स, ऑलराइट, और एक है कैलकुलस। वेक्टर्स में भी 3 से 4 पोर्शन होते हैं जिनकी जरूरत हमें अलग अलग समय पे पड़ती है। ऑलराइट, जैसे कि कंपोनेंट्स का आइडिया, इसकी जरूरत पहले पड़ती है। ऑलराइट, फिर यूनिट वेक्टर्स के आइडिया की जरूरत बाद में पड़ती है, और क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत उसके भी बाद में पड़ती है। यूनिट वेक्टर जब बोला तो इसमें डॉट प्रोडक्ट इंक्लूडेड है ना, डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो हम इन 3 लेवल पे हमको इसकी जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से कैलकुलस, कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट, राइट, इसी तरह से कैलकुलस की जरूरत, ऑलराइट, इसकी भी जरूरत हमें शुरू में सिर्फ डिफरेंशिएशन की पड़ती है, फिर इंटीग्रेशन की पड़ती है, ऑलराइट, फिर हमें कभी कभी मैक्सिमा मिनिमा की जरूरत पड़ जाती है, ऑलराइट, या वो साथ में पड़ जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग फिजिक्स पढ़ाते जाएंगे, ऑलराइट, हम लोग फिजिक्स पढ़ाते जाएंगे। जब हमें जिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी हम बस उसी समय उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जबकि जो पुराना तरीका था फिजिक्स सिखाने का वो क्या था कि पहले बच्चों को सब कुछ पढ़ाओ, टीच देम कंपोनेंट रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर, टीच देम डॉट प्रोडक्ट, टीच देम क्रॉस प्रोडक्ट, टीच देम डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैक्सिमा मिनिमा। 2 से 3 महीने बच्चे सिर्फ ये पढ़ते रहते थे, उनको लगता था फिजिक्स यही होती है। मैंने खुद ने बरसों इस तरीके से पढ़ाया हुआ है एंड आई रियलाइज्ड कि ये जो तरीका है पढ़ाने का, ऑलराइट, इससे बच्चे को फिजिक्स क्या है,
फिजिक्स में करना क्या होता है, मैथ्स यूज कब करनी होती है, ये समझ में ही नहीं आता। इनफैक्ट उसको कई बार तो ये लगता है कि जो मैथ्स का इक्वेशंस हम लिखते हैं यही करना होता है फिजिक्स में। कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी नाम की कोई चीज का उसको एक्सपोजर मिलते मिलते बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैंने अपने दिमाग यूज करके थोड़ा सीक्वेंस में चेंज किया। मैंने सबसे पहले फिजिक्स क्या होती है समझाने का प्रयास किया। अब फिजिक्स क्या होती है तो मुझे ऑब्वियसली सबसे पहले फिजिक्स के लॉ सिखाने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा फिजिक्स दिखती कैसी है। तो वो मैंने आपको कोशिश किया न्यूटन्स लॉ पढ़ा के कि मैं आपको फिजिक्स के लॉस को थोड़ा सा फील करा सकूं, टच करा सकूं। देख भाई फिजिक्स के लॉ ऐसे होते, देख ले छू के, ऐसे दिखते, ऐसे इनको अप्लाई करते। ऑलराइट, अब जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ में ही आगे बढ़ेंगे, तो हमको शायद इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज वेक्टर के इंट्रोडक्शन की। जितनी जरूरत पड़ेगी उतना वेक्टर पढ़ के हम फिर रुक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर हम लोग वापस न्यूटन्स लॉ शुरू कर देंगे, उतना जितना अभी हम लोग कर पा रहे इजीली। समझ में आ रही बात? एक बार अपन ने न्यूटन्स लॉ सिंपल वाले खत्म कर लिए, हम 2 बार न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं। एक बार बहुत इजी वाले न्यूटन्स लॉ, ऑलराइट, वो अपन ने पढ़ लिए, उसमें जितनी जरूरत पड़ी थी उतना वेक्टर पढ़ लिया। फिर हम लोग जाएंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, एनएलएम प्लस वेक्टर कंपोनेंट, ऑलराइट, एंड सिंपल application. Alright, this is what we are actually learning right now. Alright, we are somewhere here. समझ में आ रही है यहां तक बात? Now, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हमें जरूरत है अगला सीखने की, क्योंकि जब फोर्स लग गया ऑब्जेक्ट पे तो उसका मोशन भी होगा, मोशन की स्टडी, दैट इज काइनेमेटिक्स 1D। काइनेमेटिक्स 1D। जैसे ही हम लोग ये शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स 1D, विल रियलाइज, आई विल मेक यू रियलाइज कि हमारे पास सफिशिएंट मैथमेटिकल टूल्स नहीं है काइनेमेटिक्स 1D से डील करने के लिए। देन वी विल गो फॉर कैलकुलस, ऑलराइट, काइनेमेटिक्स 1D प्लस कैलकुलस साथ साथ चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो कैलकुलस भी है वो भी आपको रादर देन अ मैथमेटिकल टूल विच वी आर अप्लाइंग जस्ट इन एयर, उसकी जगह आपको दिखेगा अच्छा ये कैलकुलस फिजिक्स में कैसे काम करता है। ओके, रादर देन जस्ट एक टूल सीख लिया और लगाना बाद में सीखेंगे, हम टूल और एप्लीकेशन साथ साथ सीखेंगे। फिर हम लोग बच्चों जाएंगे नेक्स्ट काइनेमेटिक्स 2D, ऑलराइट, या बीच में कहीं यूनिट्स एंड डायमेंशन भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक फेयरली इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो वो देख लेंगे अपन। फेयरली कहीं पर ये भी ले सकते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ऑलराइट, इस तरह की चीज भी ले सकते हैं। देन वी गो टू काइनेमेटिक्स 2D एंड देयर वी लर्न रिमेनिंग वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत अब यही पड़ेगी। दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू नीड यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप, डॉट प्रोडक्ट, उन सब की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जरूरत और एप्लीकेशन जब साथ साथ होती है तो वो दिमाग में खट से चला जाता है, ओ ये टूल ऐसे अप्लाई होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऑलराइट, कि ये टूल ऐसे अप्लाई होता है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि सर कौन सा टॉपिक कब होगा। तो यहां तक आते आते अपन ऑलमोस्ट उसी सीक्वेंस में आ जाएंगे जिसमें बाकी सब होते हैं, और इसके बाद हम लोग लेंगे, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ की जो कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस होती है उसमें हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद आ जाएगा न्यूटन्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन, राइट, न्यूटन्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन। तो यदि आप, मैं जो बोल रहा हूं उससे रिलेवेंट डाउट पूछेंगे तो जरूर जवाब मिलेंगे। आप पूछेंगे एनएलएम की शीट कब मिलेगी, ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, तो वो सबके जवाब मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। तो सबको सीक्वेंस समझ में आ गई कैसे चल रहे होंगे, लॉजिक समझ में आ गया, बताएंगे बेटा कैलकुलस क्या होता है, ग्रेट न्यूटन की डिस्कवरी है। एनएलएम की शीट को लेके लोगों को ज्यादा चिंता है, कुछ अभी मिलेगी, कुछ
बाद में मिलेगी। जो फाइनल शीट होगी जिसमें एक्चुअली न्यूटन्स लॉ के सवाल होते जो जेई में आए हैं उस लेवल के सवाल, वो मिलेगी। जो एक्चुअल शीट जिसे मैं कहूंगा, राइट, वो मिलेगी इसके बाद, जब हम एनएलएम पढ़ लेंगे कॉम्प्लेक्स वाला एनएलएम, इसके बाद एक्चुअल शीट मिलेगी। अभी तो हम बेसिक प्रैक्टिस वाली कर रहे हैं। ओके, कोई रिलेवेंट चीज नहीं पूछा है अभी तक भी। सो एक बच्चे ने पूछा सर बाकियों जैसा सीक्वेंस हो जाएगा ना? बेटा कंपटीशन है, कंपटीशन में यदि हम वही करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ऑलराइट, वी शुड डू व्हाट इज बेस्ट, नॉट व्हाट अदर्स आर डूइंग। ऑलराइट, क्या? सो गिविंग दिस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेंशन फोर्स आपको समझा दिया था और वर्कबुक 2 हमने दे दिया था। प्रियांश तो सबसे अलग चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो भी होगी। क्यों होगी? एक्चुअली जब कोटा ने जब IIT JEE की कोचिंग शुरू करी थी, ऑलराइट, तो कोटा का पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। ऑलराइट, एंड इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल, इट इज स्टिल मोस्ट सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग JEE रिजल्ट, बिकॉज कोटा का तरीका सबसे अलग है। अब उस तरीके को सबने फॉलो कर लिया, लेकिन वो जो तरीका था 10 साल पहले के JEE के हिसाब से फिट बैठता था। प्लीज अंडरस्टैंड, ऑलराइट। अब नए वाले JEE के तरीकों में शायद फिट ना बैठे। वो भी तरीका मैंने ही बनाया था, मैंने और मेरे साथ वाले टीचर्स ने। अब मेरे को दिख रहा है ये जो पुराना तरीका है ये इतने काम का नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा इवॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोग को और अच्छा सिखा सकूं। राइट, चलिए। सो तो हम लोगों ने वर्कबुक 2 आपको दे दी थी, आप लोगों ने वर्कबुक 2 जरूर कर ली होगी, उसके सॉल्यूशंस आप लोगों ने देख लिए होंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो आज हम लोग एक और मैथमेटिकल टूल पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत हमको न्यूटन्स लॉ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग में और प्रॉब्लम्स में पड़ेगी। ऑलराइट, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज अ कॉन्सेप्ट called vectors. Alright, this concept of vectors was introduced by physicists. Alright, कैसे, कब और क्यों? प्लीज चैटिंग बंद कर दीजिए। ऑलराइट, 11th का सिलेबस और ये सब कोई मतलब की बात नहीं है। ओके, तो हियर वी गो। अब जो बहुत फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चों, उस मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा आइडिया है कि मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि हवा में एक बंदा बैठा हुआ था और उसने कुछ इजाद कर लिया। ऑलराइट, इट नेवर हैपेंड लाइक दैट। मैथमेटिक्स ऑन खुद नीड बेसिस ही बनी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलराइट, ये वाला चिन्ह, ओके, ये चिन्ह भी कभी ना कभी पहले जमाने में कुछ फंडामेंटली दुनिया में हो रहा होगा, उसको डिपिक्ट करने के लिए बनाया गया होगा कि भाई किसी आदमी के पास में 10 भेड़ें थी और उसको पड़ोसी ने 2 भेड़ें और ले आया वहां से, तो उसके पास जो घटना हुई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल था। समझ रहे मेरी बात? ऑलराइट, 3 भेड़ों को शेर खा गया, ले गया, तो वो जो घटना हुई वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट हो जाती है। सो द आइडिया इज दिस, ऑलराइट, द आइडिया इज दिस कि ये जो सिंबल्स है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कोई ना कोई
ऐसी फिजिकल घटना को जो हम आम दौरान में देखते रहते हैं, ऑलराइट। हमको मालूम पड़ा मेरे पास भी इतनी नंबर है जितना उसके पास है, तो ये सिंबल बन गया, ऑलराइट। तो ये दुनिया में था, उसको मैथमेटिकल लोगों ने सिंबल्स में ट्रांसलेट कर दिया। क्या चीज को ट्रांसलेट कर दिया? जो दुनिया में ऑलरेडी चीजें थी, उनके लिए लोगों ने, बड़े लोगों ने मैथमेटिकल सिंबल्स क्रिएट कर दिए। तो लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑब्वियसली पहले से ही था। ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, ऑलराइट, कि डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट तब मालूम पड़ा जब दुनिया में वेक्टर आए, ऐसा थोड़ी है। मान लीजिए मेरे को जो है, यदि यहाँ जो सामने मेरे एक पानी की बोतल रखी है वो लेने के लिए जाना है, तो मुझे पता है कि आई हैव टू गो in this direction to pick up this bottle, right? If I go in this direction, I will not be able to pick this bottle. I know this. ये तो मुझे बचपन से पता है, विदाउट मुझे कोई वेक्टर कभी आए हो चाहे नहीं आए हो, ऑलराइट। चाहे कभी वेक्टर आए हो या नहीं आए हो दुनिया में, ये तो मुझे पहले से पता है। Do you understand what I am saying? Alright? वेक्टर्स आए हो चाहे नहीं आए हो, डायरेक्शन का सेंस मेरे दिमाग में पहले से था। जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती गई, ऑलराइट, जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती गई, people realized, alright, people realized that they need some mathematical way to represent direction, alright. They need some mathematical way, they need some laws, some methodology to deal with quantities known as having directions. In fact, पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये चीज पता है कि नहीं, वेक्टर जो हम फॉर्मली आज पढ़ते हैं, किताबों में सब जगह पढ़ाया जाता है, ऑलराइट, वो बाद में आया। और जो क्वांटिटीज पे डायरेक्शन होता है उसका नाम भी उन्होंने प्रॉपर्ली वेक्टर नहीं रखा था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सोचे तो नाम भी नहीं रखा गया अभी वेक्टर, ऑलराइट, अभी नाम भी नहीं रखा गया वेक्टर। बट जिन क्वांटिटी में डायरेक्शंस की जरूरत पड़ रही थी, उनको एक दूसरे के साथ यदि ऐड करना पड़े, कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट पर, ऑलराइट, कोई दो फोर्स लग जाए, जैसे कि फोर्स नेचुरली सबको समझ में आता है, डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, ऑलराइट, बिल्कुल सिंपल सी बात। कोई बोले सर नहीं पड़ता फर्क, तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल कि मान लीजिए एक बिल्डिंग की छत पर, ऑलराइट, कुछ लोग चढ़े हुए थे, ऑलराइट, जैसे कि यहीं से नाम उठा लेते हैं, कृष कुमार जी चढ़े हुए थे बिल्डिंग पे, ऑलराइट, और लेट्स से अनूप भास्कर जी चढ़े हुए थे, ऑलराइट, और हर्ष डागा जी चढ़े हुए थे, ऑलराइट, और एक बंदा एक्स भी बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ था, ऑलराइट। थोड़ी देर बाद एक्स जमीन पे मरा पड़ा पाया गया, ऊपर से नीचे पहुंच गया, ऑलराइट। थोड़ी देर बाद ये बंदा यहां पे गिरा पड़ा मिला। पुलिस ने हर्ष डागा और ये ए बी और के इन तीनों लोगों को पकड़ लिया और इनसे पूछा कि भाई क्या करा तुमने। तो के ने बोला साहब मैंने, आप सही कह रहे हैं, एक्स पे फोर्स लगाया था, बिल्कुल लगाया था, 400 न्यूटन, ऑलराइट। ए बी ने बोला साहब मैंने तो 200 न्यूटन ही लगाया था, तो मुझे तो आप छोड़ दो, ऑलराइट। और एच डी ने बोला साहब मैंने तो 300 न्यूटन लगाया था, तो आप के को पकड़ लो, ऑलराइट। तो माय क्वेश्चन इज दिस, on the basis of this information can we catch the culprit or the murderer कि किसने कितना फोर्स लगाया था? Is that sufficient information to solve this murder mystery? Anyone?
Waiting for your responses. All right. No, we cannot, right? But Marx says yes, this is sufficient information. बाकी सबका आंसर है no. All right, that's good. Except Padmaksh, most of you is yes. Everybody got it right. All right, this information is not sufficient. Very good, very good. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Why this is not sufficient? Because हो सकता है ये बेचारा के तो इसको बचाने की कोशिश कर रहा हो, इधर फोर्स लगा रहा हो, और ये दोनों हत्यारे हो जिन्होंने इधर फोर्स लगा के इसको पुश कर डाला. मतलब कि सेंस ऑफ डायरेक्शन इज important. Sense of direction is important to describe force. Sense of direction is naturally required. नहीं तो हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, ये पता नहीं कर सकते जब तक हमें ये पता नहीं हो किस दिशा में ये फोर्स लगाया गया था. हाँ, ये भी हो सकता है खुद गिर गया या आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने बचाने की कोशिश करी हो. देयर मे बी मेनी थिंग्स. इट्स जस्ट टू गिव यू सम सेंस ऑफ व्हाट वी आर लर्निंग. ऑलराइट, सो डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है फोर्स के कॉन्सेप्ट में. वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन. ये क्लियर है सबको, राइट? तो इनफैक्ट वेक्टर्स फॉर्मली आए उसके पहले ही लोगों को फोर्सेस को जोड़ने का तरीका आता था, जिसको हम कहते हैं triangle law. Triangle law. All right. Triangle law predates knowledge, the formal presentation of vectors. लोगों को पता था कि यदि अपन ने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, alright, 50 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, 50 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? 0. ये लोगों को पता था. alright. लोगों को ये भी पता था कि यदि ये 50 न्यूटन ऐसे लगा और ये 50 न्यूटन ऐसे लगा है तो बॉडी ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट होगी. ये भी लोगों को पता था. और लोगों को ये भी पता था कि यदि 50 और 50 ऐसे लगा है तो रिजल्ट ना 100 आता है, ना 0 आता है, कुछ और ही आता है. लोगों को ये भी पता था यूजिंग ट्रायंगल लॉ. ऑलराइट. फिर बाद में क्या हुआ, कुछ लोगों ने बुद्धि का प्रयोग करके, ऑलराइट, फॉर्मली वेक्टर नामक चीज बनाई. ओके, फॉर्मल मैथमेटिकल उसका पूरा फॉर्मेट बनाया कि भाई कैसे हम लोग डील करें विद द क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन इंट्रिंसिक फॉर देयर डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, quantities which have intrinsically needing sense of direction. alright, तो उसके लिए वेक्टर की सबसे पहले तो दी गई फॉर्मल डेफिनेशन. तो वेक्टर की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है पहले मैं आपको ये लिखवा देता हूं, फिर मैं इस पे बात करता हूं. फिर क्या वेक्टर नहीं होते हैं उस पे भी बात करूंगा. और आज कोशिश करेंगे इतना समझ में आए, अगली क्लास में थोड़ा बहुत इनसे डील करना सीखेंगे. एंड लेट्स सी हम कहां तक पहुंच पाते हैं. व्हाई वी आर स्टडीइंग वेक्टर्स? व्हाई वी आर स्टडीइंग वेक्टर्स? क्योंकि हमें अब यदि न्यूटन्स लॉ और लगाने हैं, ऑलराइट, यदि हमें वेक्टर्स, हमें फोर्सेस को यूज करना है, तो चूंकि फोर्सेस नेचुरली आप देख सकते हैं डायरेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है, राइट? सो वी नीड समथिंग जो कि इनको डील करने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़े. ऑलराइट, तो वी नीड मैथमेटिक्स जो कि डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज को हैंडल कर सके, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. यदि ये मान लीजिए किसी और एंगल पर हो गए तो सॉल्व कर सके. बताएंगे बेटा, सब बताएंगे. व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, सब बताएंगे. ऑलराइट, सो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स. ऑलराइट, फिर और बात करेंगे. पहले लिख ले जरा डेफिनेशन. क्वांटिटीज which require please लिखें rather than typing. all right, rather than typing please लिखें. quantities which require direction
as well as magnitude, quantities which require direction as well as magnitude for their complete description, for their complete description. Alright, quantities which require direction as well as magnitude for their complete description, and follows laws of vector algebra, and follows laws of vector algebra are called vectors. All right, and follows laws of vector algebra are called vectors. मतलब कि डायरेक्शन होना जरूरी है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, सिर्फ इतने से ही लेकिन काम नहीं होगा. क्या होना चाहिए? दे शुड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. अब आप सोचिए, थोड़ा सा अंडा मुर्गी वाली बात है. मैं वेक्टर डिफाइन करने जा रहा हूं, उसके पहले मुझे लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा डिफाइन करने पड़ रहे हैं. ऑलराइट, तो इसीलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया था इस लॉ का कि ट्रायंगल लॉ एक्चुअली प्रीडेट्स वेक्टर्स, क्योंकि ट्रायंगल लॉ पहले से ही था. तो जिसने डेफिनेशन दी वो भी कैसे चेक करेगा? ऑलराइट, वो ऐसे चेक करेगा कि भाई कम से कम ट्रायंगल लॉ तो फॉलो करे टू बिगिन विद. ये लॉ इसीलिए मैंने कहा था कि इट प्रीडेट्स. ऑलराइट, इट प्रीडेट्स. अभी तो वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है सब टाइम से धीरे धीरे समझ में आएगा. मैं एक साथ 25 चीजें नहीं बता सकता. अभी डेफिनेशन बता रहा हूं तो आगे बताऊंगा. ऑलराइट, तो बेसिकली क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा होने चाहिए. सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन वाली बात को समझेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. पेशेंस रखें, सुनेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा. ऑलराइट, तो जैसे हमने एक चीज देखी, फोर्स जो है वो डायरेक्शन के बिना इट विल नॉट गिव यू कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. राइट, जैसे कि मेरे को यदि इसको ऊपर फेंकना है, डस्टर को नहीं फेंकते ऊपर, मेरे सिर पे लग जाएगी. ऑलराइट, यदि मुझे इस चौक को ऊपर फेंकना है तो आई हैव एन आइडिया कि मुझे जो इस पे फोर्स लगाना है उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी. यदि मेरे को इसको कैमरे की तरफ फेंकना है तो मुझे फोर्स कैमरे की तरफ लगाना पड़ेगा चौक पे. राइट, सो इट इज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. तो डायरेक्शन का सेंस है. ऑलराइट, नीड डायरेक्शन, डज नॉट नीड डायरेक्शन. तो फोर्स डेफिनेटली नीड्स डायरेक्शन. ओके, अभी आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे इनके टेक्निकल नाम यूज नहीं किए हैं. ऑलराइट, अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ नीड डायरेक्शन, डज नॉट नीड डायरेक्शन लिखा है. वेक्टर स्केलर नहीं लिख दिया सीधे सीधे. वी आर वेटिंग फॉर दैट. ऑलराइट, क्योंकि एक तीसरा चेक भी होता है. ओके, तो वो हम बता देंगे आपको कि कौन फॉलो करता है. आप सुनते जाइए. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर. ऑलराइट, तो जो टेम्परेचर है, ओके, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपन ये नहीं कहते कि इस जगह का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस साउथ है या ईस्ट है या वेस्ट है. जबकि फोर्स के लिए कहना पड़ेगा कि ये फोर्स, जैसे कि वो जब बर्दा बिल्डिंग पे खड़ा था, कि आपने मुंडेर की तरफ लगाया था या अवे लगाया था, ये बोलना पड़ेगा. लेकिन यदि हमने टेम्परेचर एक जगह का बोल दिया कि यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, so is it complete description or not? Yes, it is complete description. So temperature does not require sense of direction for complete description. इसी तरह से आता है बच्चों मास. ऑलराइट, यहाँ पे कई ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं जो अपनी अपनी बातें लिखते रहते हैं. ऑलराइट, उनको ज्ञान देने की इच्छा ज़्यादा है. मैं कह रहा हूँ जो लोग भी चैटिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे उनका ऑनलाइन मीडियम ही उनके लिए नहीं बना है, यदि आप चैटिंग पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं तो. ऑलराइट, चाहे आप मेरी बड़ाई करने के लिए दें चाहे बुराई करने के लिए दें, रविंद्र प्रजापत, यदि आप चैटिंग पे ध्यान दे रहे हैं कॉपी पेन की जगह, तो बहुत ज़्यादा इस मीडियम से आपको फायदा नहीं हो पाएगा. ऑलराइट, ओबीडियंस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. ऑलराइट, अब देखिए मेरे मना करने के बावजूद समबडी उससे रुका नहीं गया, उसने आंसर लिखा है दूसरे बच्चे का. ऑलराइट, ठीक. टेम्परेचर, मास, जैसे मैंने बोल दिया एक
बॉडी का मास 1000 किलो है। ये सुनते ही आपको समझ में आ गया, इस बॉडी को अपन को उठाने की कोशिश भी नहीं करनी है, अपन से नहीं होने वाला। मैंने बोल दिया एक बॉडी का मास आधा किलो है, आपको यदि मैं उसके आगे बोलूं कि बेटा इसको इधर से उठा के वहां लेके जाना है, तो आप समझ जाएंगे हाँ सर ट्राई कर सकता हूं, आधा किलो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मास इज समथिंग जिसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ऑलराइट। इसी तरह से और भी क्वांटिटीज होती है जो कि एक दूसरे से बड़ा क्लोज भी होती है। देयर आर क्वांटिटीज विच आर वेरी क्लोज, जैसे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ऑलराइट। यदि हम बोले किसी को कि भाई मैं 1000 किलोमीटर चलने वाला हूं, तो वो 1000 किलोमीटर इटसेल्फ मीन्स समथिंग, ऑलराइट। उससे भाई अपन को एक आइडिया लग जाए भाई 1000 किलोमीटर बंदा पैदल चलने वाला है, मतलब डायरेक्शन तो ठीक है, बट दैट इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्वाइट अ लॉट। लेकिन इसी के क्लोज इनफ होता है डिस्प्लेसमेंट, जो हम काइनेमेटिक्स में फिर से पढ़ेंगे, ऑलराइट। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जस्ट द डायरेक्शन या डिस्टेंस ट्रेवल, ये थोड़ा सा उससे अलग होता है इसके अंदर, ऑलराइट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज द काउंटर वेयर वी नीड डायरेक्शन, जहां पे हम ये बात करें कि भाई किस दिशा में चलना है। जैसे ही हम ये बात करना शुरू करते कितना चलना है प्लस किस दिशा में चलना है, दैट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। किसी ने नाम सुना हुआ हो तो हमने अभी बता दिया है, ऑलराइट। नहीं, 1000 किलोमीटर यदि आप चलेंगे बच्चे, ऑलराइट, चाहे नॉर्थ में चलें चाहे साउथ में चलें, जो पैरों की हालत होने वाली है वो करीब करीब सेम ही रहेगी, चाहे आप नॉर्थ जाए चाहे साउथ जाए चाहे ईस्ट जाए चाहे वेस्ट जाए, ऑलराइट, ठीक है। आप किसी भी दिशा में चलें, 1000 किलोमीटर चलने में जो आपकी ऊर्जा खर्च होगी, जो आपकी तकलीफ उठानी पड़ेगी, जो वक्त लगेगा, वो सेम है इररिस्पेक्टिव ऑफ किस दिशा में चल रहे, ओके। तो ये बात है समझने की। ऑन द अदर हैंड, यदि हम बोले कि मुझे एड्रेस बताइए, ऑलराइट, एड्रेस बताइए कि मुझे जो है यहां से एक पर्टिकुलर जगह जाना है, जैसे कि जो हमको गूगल मैप्स में जो दिखाता है रास्ता एक जगह से दूसरी जगह जाने का, दैट इज मोर क्लोज टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो आपको बताता है भाई इस दिशा में आपको चलना पड़ेगा, ऑलराइट, और इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ऑलराइट। सो दैट इज द डिफरेंस। इसी तरह से एक और क्वांटिटी होती है स्पीड, ऑलराइट। स्पीड वो चीज होती है जो यदि आप कार चला रहे होंगे तो कार के जो स्पीडोमीटर में दिखा रहा होगा आपको, ऑलराइट, 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, पर वो कभी भी आपको ये नहीं दिखाता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। उसकी बला से आप खाली सड़क पे जा रहे हो, ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में साउथ में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड आप दीवार की तरफ भी जा रहे हो तो भी वो तो यही दिखाएगा कि साहब आप 100 किलोमीटर पर आवर पर जा रहे हो, दीवार में जाके टक्कर मारो, दैट्स योर प्रॉब्लम, ऑलराइट। स्पीड, वो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। एक होता है वेलोसिटी, ऑलराइट, इट इज समथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड सेम एज स्पीड, बट इट ऑल्सो हैज डायरेक्शन एडेड टू इट, कि भाई हम लोग यदि ऐसा बोले कि वो आदमी इतनी तेजी से उस दिशा में गया है, दैट बिकम्स वेलोसिटी, ऑलराइट, दैट बिकम्स वेलोसिटी। एंड देयर बेटा न्यूमरस क्वांटिटीज इन फिजिक्स, देयर आर न्यूमरस क्वांटिटीज इन फिजिक्स। अभी अपन ने पूरी फिजिक्स पढ़ भी नहीं ली है, जो इधर लाई करेंगी या इधर लाई करेंगी, ऑलराइट, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है। हाँ, एक क्वांटिटी जो आप सबने सुनी हुई है वो लाई इधर करती है, पर अब मैं यहाँ पे नाम चेंज करने जा रहा हूँ और वेक्टर्स लिखने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे वेक्टर्स लिखता हूँ तो वो क्वांटिटी इधर शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पे मुझे लिखना होता है स्केलर, ऑलराइट। करंट, करंट थोड़ी सी डिफरेंट है इस मामले में। उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है जानने की किस दिशा में जा रहा है करंट, कि भाई एक वायर है तो इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, ऐसे सोचने की जरूरत तो पड़ती है। परंतु वो जो तीसरी कंडीशन है
फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, उसको ये फॉलो नहीं करता। चूंकि उसको फॉलो नहीं करता, राइट, इट डज नॉट फॉलो दैट, तो हम लोग इसको स्केलर कह देते हैं। हमारा जेई सिलेबस यहां जाके कंप्लीट हो जाता है। कैसे कंप्लीट हो जाता है? क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, उसको हम लोग बोल देते हैं वेक्टर। क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर एनी ऑफ दीज थिंग्स, उसको हम लोग बोल देते हैं स्केलर। दैट्स इट ऑन जेई सिलेबस में, बाकी खत्म हो जाती है जेई सिलेबस में। वी डोंट नीड मोर देन दिस। कई लोग जो है आगे आगे से कहीं से भी इंजीनियरिंग से वर्ड रट के आ जाते हैं, और राइट, और फिर वो इधर ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो करंट के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉस फॉलो नहीं करता। ये कैसे? पहले से पता था उनको, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा के देखा करंट में, तो दे रियलाइज्ड कि लफड़े वाला केस है, ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ फॉलो नहीं करता। तो व्हाट इज स्केलर? जो भी वेक्टर नहीं है 11वीं की 12वीं की फिजिक्स के हिसाब से तो वो स्केलर है। आगे जाके जब आप और फिजिक्स पढ़ेंगे यदि 12वीं के आगे, तो आपको नई नई क्वांटिटीज मिल जाएंगी। हम 12वीं के आगे की फिजिक्स की बात मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते। आप कितना भी पुश करते रहे, क्योंकि मुझे पता है आप सिर्फ नाम जानते हैं, आप नाम का अर्थ नहीं जानते हैं। ऑलराइट, इसलिए आप कितने भी बड़े बड़े नाम वहाँ पे लिख दें, टेंसर फेंसर ये वो, मैं ध्यान ही नहीं, मैं आपको जवाब ही नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? बिकॉज नाम जानने में और अर्थ जानने में जो अंतर है, वहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। ऑलराइट, नाम जानने से दुनिया में कुछ नहीं होता, अर्थ जानना होता है। तो अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वेक्टर क्या है। क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए हमको? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड विच फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। ऑलराइट, इट इज नॉट अ कंडीशन, इट्स नॉट अ लॉ। सिंस इट्स नॉट अ लॉ, आपको हर चीज में कंडीशनल नहीं लगाना है बेटे। लॉज में कंडीशनल नॉन कंडीशनल होते हैं, डिस्क्रिप्शन में कंडीशनल नॉन कंडीशनल नहीं होते। कोई भी रेलेवेंट डाउट होगा तो मैं जवाब दे दूंगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ऑलराइट, ठीक है। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज है, जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी है, और यदि हम ये सबको बोलना चाहते हैं कि जी साहब ये वेक्टर है, तो हम कैसे बोलेंगे सबको ये वेक्टर है? इसके ऊपर ऐसा एरो का साइन बना देते हैं। हम ये कह रहे हैं फोर्स के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो अभी तक हम F लिखते थे, लेकिन हम साइन ऐसे बना देते हैं, F वेक्टर। ऑलराइट, इनफैक्ट जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, ऑलराइट, फॉर अ पार्टिकल, उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ऑलराइट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to mass into acceleration with all the things I taught you, कि इसको ऑब्जर्व करने वाला इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही, घट रही, चेंज हो रही, तो उससे वो भी वेक्टर हो जाता है। ये भी हम आपको बाद में बताएंगे कि हाउ एक्सेलरेशन इज वेक्टर। ऑलराइट, क्या ये खत्म हो गई वेक्टर क्वांटिटीज की लिस्ट? नहीं। क्या और सीखेंगे? यस। क्या ये खत्म हो गई? नहीं। क्या और सीखेंगे? यस। ऑलराइट, तो ये सिंबल है जिसको लगा देने से सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि जिस क्वांटिटी से हम डील कर रहे हैं वो क्वांटिटी नॉर्मल अलजेब्रा के रूल फॉलो नहीं करेगी। इसको यदि मैंने इतना बोल के रह दिया कि 3 न्यूटन, तो गलत हो जाएगा। इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, इट इज नॉनसेंस। आई कैन नॉट राइट F vector is equal to 3 Newton. Please pay attention. If I write F vector is equal to 3 Newton, it's a nonsense statement. Why? क्योंकि जैसे ही मैंने यहां पे कह दिया बच्चों कि इट इज अ वेक्टर, जैसे ही मैंने कह दिया इट इज अ वेक्टर, क्या फर्क पड़ गया? फर्क ये पड़ गया कि इसके डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, तो मैं ये नहीं लिख सकता F vector is equal to 3 न्यूटन, ये गलत हो जाएगा। राइट, ये गलत हो जाएगा कि ये क्या है। डाउट? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लोज कैसे है? सुनने में क्लोज ही लगते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है डायरेक्शन भी है, और डिस्टेंस के अंदर सिर्फ कितना लेंथ चला ये है। राइट, प्रमोद सिंह जी, हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं है ज़्यादा, हमने सिर्फ इतना सा बोला है बच्चे कि दुनिया में ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं
जिनमें दिशा की जरूरत होगी, ऑलराइट। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होंगी, जिनमें नहीं होंगी वो, और यदि वेक्टर के लॉ फॉलो नहीं कर रही हैं तो वो स्केलर कहला देंगी। और जो क्वांटिटीज वेक्टर डायरेक्शन की जरूरत है और वेक्टर के लॉ फॉलो कर रही हैं वो वेक्टर कहला देंगी, ऑलराइट। अभी इसमें और क्या क्या और ऐड होना है, ये अभी खत्म नहीं हुई है लिस्ट। देयर इज गोइंग टू बी लॉन्ग लिस्ट व्हिच इज कीप ऑन गोइंग ग्रोइंग एज वी लर्न फिजिक्स ओवर नेक्स्ट 2 years, राइट। यदि आप ये पूछेंगे सर ये क्वांटिटी क्या, वो क्वांटिटी क्या, सर व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, सब वक्त आएगा, अगली क्लास भी तो होगी ना भाई, राइट। तो एफ वेक्टर इज 3 न्यूटन, ये गड़बड़ है, ये सबको समझ में आना चाहिए। वी कैन नॉट से कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3 न्यूटन, इसका कोई अर्थ नहीं है, राइट। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3 न्यूटन, इसका कोई अर्थ नहीं है। वी नीड मोर इंफॉर्मेशन, just saying this is not sufficient. So how do I write? I have to write 3 Newton due east. Is this okay? Yes, this is okay. Is this okay? F1 vector is equal to 5.2 Newton upwards. Yes, it is okay. Yes, all these are okay. I have to write direction also. If I don't write direction, then ये लगाने के बाद मैं नहीं लिख सकता ये, राइट। तो मुझे विद डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, जैसे ही मैंने ये सिंबल लगा दिया। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, रॉन्ग, कोई मीनिंग नहीं, पर मैंने लिख दिया डाउनवर्ड्स, मीनिंग है, राइट, मीनिंग है। जैसे ही मैंने ड्यू ईस्ट अपवर्ड लिखा, मीनिंग है, डाउनवर्ड लिख दिया, मीनिंग है, लेकिन जैसे ही मैंने इनको हटा दिया, ऑलराइट, तो मीनिंग नहीं होगा। कई लोग सुन नहीं रहे, उनको अपने डाउट्स कुछ भी लिख रहे हो, ओके। तो ये था एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन टू द आइडिया ऑफ वेक्टर्स, जो हम अगली 2 क्लासेस में करीब करीब पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक वाला पढ़ेंगे, इतना कि जिससे हम न्यूटन्स लॉ के सवाल बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सके, ऑलराइट। थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम लोग फिर और ऐड कर देंगे। जो लोग चैटिंग पे ध्यान दे रहे हैं रादर देन राइटिंग नोट्स, 4 न्यूटन, इज दिस करेक्ट विदाउट वेक्टर साइन? Yes, we'll come to that. This question will be taken in next class, Padmaksh. All right. फ्रेम का इससे कोई रिलेशन नहीं है, फ्रेम इज अ कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया, जो कि धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे। प्लस माइनस से आदित्य संचेती सिर्फ प्लस माइनस से डायरेक्शन नहीं लिख पाएंगे, ऑलराइट, सिर्फ प्लस माइनस से डायरेक्शन नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उससे सिर्फ एक ही दिशा में पता पड़ेगा, जबकि यहीं देख लीजिए 3 6 ऊपर नीचे, इधर दाएं बाएं आगे पीछे, तो इस वजह से, ऑलराइट। लिखा हुआ देवांश उपाध्याय, पढ़ सकते हैं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, विल मीट सून। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करें, ऑलराइट, तो आपको पता पड़ जाए। खासकर उस पर नर्चर या 11th क्लास लिखा होगा, तो उससे आपको पकड़ में आ जाएगा कि वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है, ऑलराइट।